लाइक। हेलो गाइस। आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम डॉक्टर स्वाति मैम है। इनके साथ हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में हमने सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बता दूं, डॉक्टर स्वाति मैम रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट एम्स दिल्ली में। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु गुप्ता चैनल पे एक बार वापस। थैंक यू मधुर। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि हमने बात करी है कि सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होती है आफ्टर टेंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बात करी है कि एक्चुअल जर्नी क्या रहती है एमबीबीएस स्टूडेंट की, ठीक है, कि क्या क्या उसमें चीजें देखनी पड़ती हैं, जो कि स्टूडेंट केवल ये सोच के पढ़ते हैं कि हमको बस एक बार नीट क्वालिफाई कर लें, उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो बहुत सेट होने वाली है, ठीक है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। और तो उसके बारे में रियलिटी मैम ने बताई उस वीडियो में कि किनको परस्यू करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है आप में करने का, डॉक्टर बनने का, तो आप उसको परस्यू नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, जो कि हमने उस वीडियो में बात कर ली है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज की वीडियो में हम मैम के एमएससी, पीएचडी और जो अभी ये साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट एम्स दिल्ली में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैम ने एमएससी और बीएससी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पास आउट है मैम, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी के लिए आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। तो मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे एंट्री हुई आपकी पीएचडी में आईआईटी दिल्ली में? आईआईटी दिल्ली में जो मैं बताना चाहूंगी कि वो मेरी डेस्टिनी में था, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था पीएचडी के लिए वो एम्स और डीयू हुआ करता था कि मुझे इधर डीयू या एम्स में जाना है और जेएनयू। सो द डेट वाज 18 मई 2016। सो उस दिन क्या था, मेरे तीन एग्जाम थे, दो जेएनयू के एग्जाम थे और आईआईटी का एग्जाम था, और मेरी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी। तो मुझे चूज करना था कि तीन एग्जाम है, दो फर्स्ट शिफ्ट में है, एक आईआईटी में था और एक था रोहिणी में जाना था, जेएनयू का एक एग्जाम था। तो और सेकंड जेएनयू का एग्जाम वहीं पे था जो आफ्टर लंच था। तो मेरे अंदर ना, मतलब मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देखा करती थी तब, मोटिवेशनल वीडियो की, ना जीतने की इच्छा ना हारने का डर। और मेरी हेल्थ भी बहुत खराब थी, तो आई वाज लाइक कि यार आईआईटी कभी देखा नहीं मैंने, तो बस मैं चली जाती हूँ, मतलब एटलीस्ट आईआईटी तो मैं देख लूंगी, क्योंकि कभी जाने का ऐसा चांस नहीं मिला। तो बस ये थॉट ही मैं रख के गई थी माइंड में कि ना जीतने की इच्छा रखनी है कि आईआईटी में होगा, ना हारूंगी तो मायूस भी नहीं होना, बस मुझे जाना है, एग्जाम दे के आना। बिल्कुल मेरा माइंड बहुत रिलैक्स था। मैं बस उठी थी, गई थी वहां पे, मैंने एंट्रेंस दिया था, जो कि मतलब नॉर्मल गया था मेरा, तो आई थॉट कि होना तो है नहीं यहाँ पे, बस थोड़ा एक घंटा और बैठ जाती हूँ, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट देख के फिर मैं अपना जेएनयू वाला एग्जाम देने रोहिणी चली जाऊंगी। सो फॉर्चुनेटली उसमें एंट्रेंस में मेरा नाम था, 23rd नंबर पे था। तो आई वॉज क्राइंग कि यार यहाँ पे मेरा क्यों हो गया है, क्योंकि मुझे तो जेएनयू वाला एग्जाम देना है, मुझे तो वहां पे जाना है। ठीक है, और सेम डे ही फिर इंटरव्यू था। एंड मेरा इंटरव्यू जल्दी हो जाता है, लेकिन वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका आइजर मोहाली में इंटरव्यू था नेक्स्ट डे, और मैं पास में ही रहती थी आईआईटी के, तो मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि इवनिंग में था। और मैं रो रही थी कि अब तो मैं जेएनयू का एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी, अब मैं कैसे क्या करूं, है ना। तो और मुझे यहाँ का आईआईटी तो बहुत ही हाई लेवल चीज है, जो कि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरी एमएससी जो थी वो सीसीसी यूनिवर्सिटी मेरठ से थी। तो एकदम से मुझे तब लगता था कि यार आईआईटी तो इंजीनियरिंग होगा, ये सब होगा, मेरे से तो नहीं होने वाला है, पर ठीक है, माइंड में था कि अब जो चीज है वो डील करना है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड इंटरव्यू में मुझसे 10-12 क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने 10 के रिप्लाई सही किया था, एक का मुझे आता नहीं था। एंड एक में ऐसा था कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था, तो 2-3 बार मैंने पूछा, तो
थोड़ा सा अजीब हो गया था मेरे लिए कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तो देन आई थॉट कि अरे तो बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो गया कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 बार पूछ लिया, मुझे तो वो आता ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि वो पूछ क्या रहे हैं। पर जो 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से बताए थे। तो और फैकल्टीज जो इंटरव्यू ले रहे थे वो 7 फैकल्टीज थे जो उस टाइम पे बैठे होते इंटरव्यू पैनल पे। तो देन सेम डे ही फिर रिजल्ट आना था, तो वो रिजल्ट भी आया और मेरा नाम उसमें था। तो आई वाज लाइक यार ये तो टोटली डेस्टिनी का पार्ट है, क्योंकि मुझे तो डीयू और एम्स ही माइंड में हमेशा रहता था कि डीयू जाना है, एम्स जाना है या जेएनयू जाना है। वो मेरा मतलब यहाँ पे हो गया था। एंड इससे पहले मेरा एक जगह और हुआ था, आईआईटी रुड़की में हुआ था। तो वहां पे भी मेरा वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू था, क्योंकि मेरे पास खुद की फेलोशिप थी। मतलब हर आईआईटीज का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कहीं मतलब आपके पास एक फेलोशिप जरूर होनी चाहिए। देन उसके बाद कोई आईआईटी क्या करता है कि सिर्फ इंटरव्यू रखते हैं। कुछ है कि एक एंट्रेंस एक इंटरव्यू, कुछ एक एंट्रेंस 2 इंटरव्यू या 3 इंटरव्यू। तो हर आईआईटी का अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो आईआईटी रुड़की में मेरा अच्छा हुआ था। 22 फैकल्टीज थे, पूरे डिपार्टमेंट की फैकल्टीज थे, उनके सामने इंटरव्यू हुआ था। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे। तो मेरा सिलेक्शन अप्रैल में हो गया था। एंड मीन वाइल मैं सफदरजंग में पीएचडी कर ही रही थी। मतलब आई वॉज नॉट रजिस्टर्ड, बट मेरा चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो आईआईटी मिलने के बाद दोनों आईआईटी रुड़की हो गया था, आईआईटी दिल्ली हो गया था। तो आई थॉट कि अब आईआईटी दिल्ली चूज कर लेते, क्योंकि घर से पास है। तो दैट्स हाउ आई गॉट एंट्री इनटू आईआईटी दिल्ली। ओके। सो मैम, पहले मैं एक चीज मेरे को भी क्लियर और सबको भी क्लियर करना चाहूंगा कि हम जो एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप सभी को बता दूं, मैम ने सी एस आई आर यूजीसी नेट दिया है, उसमें ऑल इंडिया रैंक इनकी 54 रही है। ठीक है। तो मैम, जैसा आपने आईआईटी दिल्ली के पीएचडी के एग्जाम के लिए, मैं आप सभी को बता दूं, ये जितनी भी मैम ने बात करी है वो पीएचडी के एंट्रेंस की बात करी है। ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली में क्या ऐसा रहता है, क्योंकि मैंने देखा है केमिस्ट्री में कि कुछ आईआईटीज मेजरली सीएसआईआर नेट जिनका क्वालिफाइड होता है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, ऐसा रहता है। तो जो आपने बताया कि आईआईटी दिल्ली में पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ, देन आपका इंटरव्यू हुआ, राइट? ओके। सो ओके। हाँ मैम। ओके। सो हाँ, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई हूँ कि सीएसआईआर को कंसीडर करते हैं या इंस्टीट्यूट फेलोशिप को करते हाँ। हैं। सो बेसिकली क्या होता है, बुलाते वो सभी को है। ठीक है, आपके ओके। पास कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए। किसी भी आईआईटी में आपको एंट्री लेना है, आपकी खुद की एक फेलोशिप होनी चाहिए। कुछ जगह सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, कुछ जगह एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू लेंगे। ओके। सो जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप वो देते हैं, पर वो कम देते हैं। बिकॉज दे वांट कि अगर हमें बाहर से फंडिंग मिल जाए, सीएसआईआर से बच्चे का पीएचडी फंडिंग हो जाए। और इंस्टीट्यूट फेलोशिप क्या होता है, आईआईटी को पे करना पड़ेगा। राइट। तो उनको यही रहता है कि जितना कम हो सकता है हम उतना इंस्टीट्यूट फेलोशिप दें। पर ऐसा नहीं है कि आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप है तो वो नहीं लेंगे। पर हाँ, अगर उन्हें मेजोरिटी में सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन में वो बता रही हूँ, तो वो उनको ज्यादा चांस देते हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाले भी रहते हैं, पर उनका नंबर कंपैरेटिवली थोड़ा कम। अच्छा। ओके। सो जैसा मैम ने बताया कि कई जगह पीएचडी के लिए लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी मैम का बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। तो उसमें आपको कई जगह इंटरव्यूज प्लस एंट्रेंस एग्जाम एंड देन कई आईआईटीज में आप इंटरव्यू के बेस पे, बट आपके पास एक जैसा कि सीएसआईआर नेट पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम चलता है पीएचडी की फेलोशिप के लिए, तो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो मैम, मेरा उस एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे लाइफ साइंस में आपने उस एग्जाम में AIR 54 रैंक अचीव की है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? सही क्वेश्चन पूछा आपने मधुर। देखो, प्रिपरेशन का उसमें ये होता है, जो मैंने फॉलो किया है मैं वो बताना चाहूंगी। लाइफ साइंस में 12 to 13 यूनिट्स होती हैं। और स्टूडेंट सोचता है कि मैं सारी अगर उसको प्रिपेयर कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं बहुत अच्छी रैंक लाऊंगा। ओके। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम हर 6 मंथ्स में होता है। 6 मंथ्स में आप वो सारी 13 यूनिट आप पूरा लाइफ साइंस कवर कर लो, ये
पॉसिबिलिटी कम होती है, मतलब जनरली मैं बोलना चाहूंगी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो कर लेते हैं, पर जो मैंने फॉलो किया था, मेरी एक सीनियर है सुजाता, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम सिर्फ 7 या 8 यूनिट प्रिपेयर करो, उससे ज्यादा नहीं। और वो 7-8 यूनिट इतने अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई छूटना नहीं चाहिए। क्वालिटी पे आप वर्क करो रेदर देन क्वांटिटी। और जैसे अब हम सेल बायो, मॉल बायो, सेल सिग्नलिंग, है ना, एंड कैंसर, ये सारे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें वो सब देखना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब मैंने प्रिपेयर किया था। और कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इवोल्यूशन हो गया, इकोलॉजी हो गया, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, ये जो ऑलरेडी ऑब्जर्व थिंग्स है या एक्सपेरिमेंटली वाइज चीजें की हुई है या रिसर्च की हुई है, वही चीज उसमें होती है। तो टू द पॉइंट आंसर आता है, तो वो काफी स्कोरिंग हो जाता है। तो मैंने 7 नहीं, टोटल 9 यूनिट्स प्रिपेयर किया था अपने अकॉर्डिंग, कि मुझे, मैं जिन जिन सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हूँ मैं वो करती थी। तो मैंने 9 यूनिट्स प्रिपेयर किया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वो क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करना। यस। क्योंकि एक वो 3 आवर्स का जो सेशन होता है आपका एग्जाम का, तो जनरली क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं, और या प्रैक्टिस करते हैं तो ना एक टाइम लेके नहीं करते हैं। तो राइट। मैंने क्या किया था, मैं प्रिपरेशन के टाइम पे एवरी डे 3 आवर्स का टाइमर सेट करके प्रिपरेशन करती थी, सॉरी प्रैक्टिस करती थी। एंड सबसे पहले जो डील करना चाहिए, ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ जिससे मेरा क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको, और मेरे टाइम पे ऑनलाइन नहीं होता था एग्जाम, वैसे होता था पेपर फॉर्म में। तो मैं क्या करती थी, एक पेंसिल लेती थी, सबसे पहले सी पार्ट लिया मैंने। 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप 25 करोगे तो वो एक एक आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको सी पार्ट पे फोकस करना है। उसमें आपको क्या करना है, पेंसिल से लेके ना आपको निशान लगा देने कि अच्छा मुझे ये, क्योंकि एक दो लाइन पढ़ के ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये मुझे आता है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनिशियली पहले सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये अच्छे से आता है। जो अच्छे से आता था मैं उसको डबल स्टार मार्क कर दिया करती थी, डबल। तो सपोज मुझे 17-18 क्वेश्चन ही आते हैं जो अच्छे से आते हैं, पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अब बाकी के और तो रह गए, 7-8 क्वेश्चन रह गए। तब उनमें से मैं चूज करती हूँ कि कौन सा है जो मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, या जो थोड़ा सा ट्रिक लगा के मैं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ में ना जो आता है मैचिंग वाला होता है, उसमें कभी देखना कि 4 ऑप्शन भी होता है, एक का आपको पता है ना, उसी में उसका आंसर, आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो इमेज होती है, उसमें आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको डिकोड कैसे करना है। तो आपको उसके लिए आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। तो काफी टाइम मेरा सेव हो गया था, क्योंकि मैं एवरी डे 3 आवर्स की प्रैक्टिस करती थी। और कोई भी पेपर मेरा 1.5 घंटे में हो जाता था। CSIR का पेपर मेरा जो क्लियर हुआ था वो 1.5 घंटे में हो गया था। पर स्टिल मैं 3 घंटे तक बैठी रही थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लिया था। फिर भी मैं क्वेश्चन, जो फ्री टाइम था उसमें मैंने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे ये ज्यादा बेटर है। तो जो मैंने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, देन आई थॉट कि अच्छा ये वाला भी तो मुझे आता है। तो ऐसे करके मैंने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। वो मेरे काफी सही होता है, क्योंकि पार्ट से ही स्कोरिंग होता है। पार्ट जो बी होता है उसमें फैक्ट्स के बेसिस पर होता है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो उसमें आई गेस 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उससे मैंने मोस्टली, हाँ, सारे ही किए थे, पर उसमें मेरे कंपैरेटिवली मार्क्स कम आए थे। एंड पार्ट ए, क्योंकि मेरा मैथ वीक है ऑनेस्टली, सो मैंने उसमें उतने ही अटेम्प्ट किए थे कि अगर मैक्स टू मैक्स अगर नेगेटिव जाएगा तो वो जीरो जाए, माइनस में ना जाए। ओके। सपोज अगर मुझे 7 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 3-4 में श्योर थी कि इसका आंसर तो यही है, ठीक है। तो रिस्क लेके मैंने कितने क्वेश्चंस और किए, तो ऐसे करके मेरे 12-13 नंबर उसमें पार्ट ए में आ गए थे। क्योंकि मेरा मैथ वीक था तो मैं 15 के 15 क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। और इमेजिन कर लिया था कि अगर मैं रिस्क लेके इतने क्वेश्चन करती हूँ और वो भी गलत हो जाता है और सारे नेगेटिव होके 2-3 ही सही होते हैं सपोज, तो
फाइनल जो स्कोर रहेगा वो पार्ट ए में 0 हो जाए तो भी ठीक है, पर माइनस में ना जाए। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी थी कि एक तो क्वेश्चन पेपर के आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, वो भी टाइम लगा के, एंड सी पार्ट से शुरू करें कि 75 में से 25 क्वेश्चन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पार्ट ए करेंगे या पार्ट बी में इतना टाइम लग जाता है, या पार्ट सी में वो एक एक क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं। तो 75 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 3 घंटे भी कम है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्टिवली चीजें कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो और उनको कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना मेन है, उसमें आपको अपनी गलतियां भी पता लगती हैं, गलतियां हुई हैं तो क्या क्या चीजें रहे वो आप उसमें देख सकते हो। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सही कहा मैम ने। कोई भी एग्जाम के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, उस एग्जाम को क्रैक करना है, तो प्रैक्टिस तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, जैसे उस पेपर का पैटर्न है। ठीक है। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि बस तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है, कोचिंग के भरोसे, या फिर ऐसा करने लग जाते हैं तैयारी, सिलेबस का भी एक्चुअली में उनको पता नहीं होता है। तो मेनली यही है कि आपको सिलेबस, देन प्रैक्टिस और टाइम ड्यूरेशन, जैसा मैम ने बताया, ठीक है, कि आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम उसी टाइम ड्यूरेशन में करना है। ठीक है। और पार्ट सी ऑब्वियसली हर CSIR की जब हम बात करते हैं तो पार्ट सी स्कोरिंग रहता है, जो पार्ट सी को अच्छे से कर लेता है उसकी चांसेस ज्यादा रहती हैं। ठीक है। और क्वालिटी पे ध्यान दें हमको। CSIR में मैंने जितने भी मैम और सर से बात करी है कि उसमें हमको सारा नहीं करके, कंप्लीट सिलेबस खत्म नहीं करके, मोर ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अच्छे टॉपिक है उसको ही हम और अच्छा करें, तो हमारा एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैम ने PhD IIT दिल्ली से पास आउट है, और मैम ने जैसे बताया IIT रुड़की में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो मैम इन दोनों इंटरव्यू के बारे में आपने बताया, और मेरा एक क्वेश्चन है इन दोनों इंटरव्यू से ही, कि अभी जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो तो उसको क्या माइंड में रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। नो डाउट कि जो उसने पढ़ा है आज तक उसके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है, बट कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यूज के लिए। यस मैम। ओके। सबसे पहले तो यही रहता है जो आपने बताया कि जो भी काम आपने किया है, सपोज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और नहीं भी है, या आपका मास्टर का प्रोजेक्ट है, तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके जो भी आपने M Tech का प्रोजेक्ट, B Tech का प्रोजेक्ट या MSc का प्रोजेक्ट किया है, उसका साइंटिफिक रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है या ये जो मेरा रिजल्ट आया है ये इस वजह से आया है, और ये जो टर्म है इसका मतलब ये है। बेसिकली वो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो पर आप उस एक्सपेरिमेंट का डिटेल नहीं जानते हो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो जो जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। और कई बार क्या होता है इंटरव्यू में, जैसे मैंने भी एक आध बार लिया है, तो हम लोग बेसिकली वो क्वेश्चंस उनके टॉपिक से ही पूछते हैं इनिशियली, क्योंकि इंटरव्यू का बेसिकली ये रहता है कि इनिशियली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं। सपोज आप बोलते हो कि मैं माइक्रोबायोलॉजी में कंफर्टेबल हूँ या बायोकेमिस्ट्री में कंफर्टेबल हूँ, तो उसमें टॉपिक पूछा जाता है कि आप किस में हो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए आप। तो आप अपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड हो जिसमें। ठीक है। एंड नंबर 2, आप जहाँ पे जा रहे हो, सपोज आप IIT दिल्ली में इंटरव्यू देने जा रहे हो, किस डिपार्टमेंट में देने जा रहे हो, तो वहां के डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली वो क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर हम यहाँ पे PhD में एंट्री दे दें या DU में दे दें, एम्स में दे दें, आप किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहोगे। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स पहले से बता देते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। कई जगह क्या होता है कि वो आपको बताते ही नहीं है कि आपके पास, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, वो बाद में पता चलता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू से पहले वहां की फैकल्टीज की सारी प्रोफाइल आप देख लो, कि 7-8 प्रोफाइल, और अगर आपके कोई नोन वन में हो तो आप उस इंस्टीट्यूट में पता भी कर सकते हो कि कौन से फैकल्टी के पास सीट है और उनका टॉपिक क्या है। तो या तो आप, और आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको पढ़ के जा सकते हो। या अगर आपको नहीं भी पता है तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही उस फैकल्टी के पास सीट नहीं हो।
ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस पे रिसर्च आगे करना चाहते हो। सपोज आप माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हो, कैंसर पे करना चाहते हो, बायो इन्फो में करना चाहते हो, तो क्या क्या रिसर्च करना चाहते हो। तो आप टॉपिक जो बताओगे, वो टॉपिक जो है वो उस इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में चल रहा हो। अगर आप बोल दो कि अगर बायो इन्फो है नहीं, कि मुझे तो बायो इन्फो ही करना है, मेरा तो इंटरेस्ट वही है, तो वो वही उनके माइंड में ये आएगा कि हमारे यहाँ बायो इन्फो से रिलेटेड काम तो होता ही नहीं है, और इस पर्सन का इंटरेस्ट वही है। और अगर इंटरेस्ट के बिना उस पर्सन को हम बोलेंगे कि समटाइम्स बोल भी देते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक नहीं है, और कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो बोल देते हैं कि ये टॉपिक है, तो जनरली वो फिर बचते हैं कि अच्छा इसको इस टॉपिक पे करना, और ये तो हमारे डिपार्टमेंट में होता ही नहीं है। तो अगर हम इसे सिलेक्ट भी कर लेंगे तो आज नहीं तो कल वो छोड़ के जाएगा, तो वो प्रोफेसर की सीवी खराब होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर आप एम्स में जा रहे हो कि एम्स से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं, या कुछ वो कभी कभी होता है, वो ऐसा वो नहीं है। और नोबेल प्राइज किसने जीता था, इस साल किसका था, लास्ट ईयर किसका था, कुछ उस तरीके से साइंस के बारे में आपसे पूछेंगे। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि सपोज मुझे कैंसर में पर्टिकुलर उस पे करना है, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना है कि अच्छा उसमें क्या हम कर सकते हैं। वो कैसे आप पढ़ोगे, वो उस फैकल्टी का प्रोफाइल पे ना पब्लिकेशंस लिखे होते हैं राइट। कि उनके रिसेंटली ये पब्लिकेशंस आए हैं। नहीं भी लिखे हो तो आप गूगल स्कॉलर पे जाके चेक कर सकते हो। तो उनके एक दो पेपर पढ़ के आप जा सकते हो। और इनिशियली आपको डिफिकल्टी आएगी बिकॉज साइंटिफिक लैंग्वेज होता है, और राइट। हमारे स्टार्टिंग में इतना साइंटिफिक माइंड और टेम्परामेंट नहीं होता है। तो आजकल बहुत सारी एआई साइट्स हैं जो आपको उसका एक समरी बना के दे सकती है। तो वो चीज आप उनके उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ के जा सकते हो, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस उसमें से क्या क्या आ सकते हैं। तो जो इंटरव्यू लेता है उसको फिर ये समझ में आ जाता है कि पर्सन को बहुत क्लैरिटी है कि उसको क्या करना है। राइट। ऑल्सो रिसर्च में किस तरीके से वो आगे जाएगा वो फिक्स नहीं होता है कि जो आपने पढ़ा है, या जो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो ये काम करना है तो वो वैसा ही होगा, ये मोस्टली नहीं होता है। कुछ केसेस में होता है कि हाँ जो आपने सोचा वही आपको मिला, और वही फाइंडिंग आई, और वही पब्लिश हुआ। तो ये एक डिफरेंस होता है। ओके। सो बेसिकली आप हर इंटरव्यू के लिए ये चीज होती है कि आप तो कोई टॉपिक बताते हैं तो उसमें डिटेल में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको करंट नॉलेज पता होनी चाहिए उस फील्ड की। ठीक है। थर्ड थिंग कि आप जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। फोर्थ थिंग कि आपको जिस फील्ड में जाना है उनके जितने भी प्रोफेसर है उस इंस्टीट्यूट में, तो उनकी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि आप अगर इनको करके जाते हैं तो आपका इंटरव्यू और अच्छा हो सकता है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआईआर को क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाते हैं आईआईटीज में। ठीक है। तो मैम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आपका, मैं आप सभी को जैसे मैंने पहले बताया कि पीएचडी आईआईटी दिल्ली से पास आउट है मैम। ठीक है। और अभी पोस्ट डॉक भी कर रही हैं एम्स में। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है सबका कि पीएचडी किनको करनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो वो 5-6 साल देखे हैं पीएचडी के एक्चुअल में जो जर्नी होती है वो जी है। तो आप बताना चाहें 3-4 जितने भी पॉइंट्स हैं आपके अकॉर्डिंग कि आपके अंदर अगर ये चीज है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं पीएचडी के बारे में। यस मैम। सबसे पहले इंटरेस्ट। राइट। ठीक है। उसके बाद आता है पेशेंस होना चाहिए। रिजेक्शंस बहुत मिलता है पीएचडी में। अगर आप सोचते हो कि नहीं, सामने वाले में हम जनरली ये सोचते हैं कि अच्छा सामने वाले की पीएचडी तो 8 साल में हुई है, 7 साल, उसको राइट। कुछ नहीं आता होगा, मैं उससे ज्यादा कर लूंगा, है ना, या कर लूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी पीएचडी में ये एक फेज या तो किसी के थर्ड ईयर में आएगा, फोर्थ ईयर में आएगा, फाइनल ईयर में आएगा, मोस्टली सबके उसमें आता है कि आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको जो रिजल्ट्स चाहिए या जो रिजल्ट्स एक्चुअली में आने चाहिए ना, वो नहीं आ पाते हैं। अब रिसोर्सेज भी यूज होती है, आपको खुद फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है क्योंकि आप एक काम को कई बार करते रहते हो। राइट। जैसे एक मेरे साथ हुआ था कि मैं कोविड के टाइम में स्पेशल परमिशन लेके आईआईटी जाती थी। रिसोर्सेज भी नहीं थी, इधर उधर से कलेक्ट करके मैं जाती थी। 7-8 महीने मैंने वो काम किया था, उसका रिजल्ट जीरो रहा था।
ठीक है, तो सोचो जान जोखिम में डाल के मैं एक्सपेरिमेंट करने जाती थी और उसका वो रिजल्ट नहीं था। तो ये वाली चीज भी होती है, तो पेशेंस बहुत चाहिए होता है पीएचडी में। एंड जर्नी जो है वो लॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट पीएचडी करोगे तो आप जब बाहर निकलोगे तो हर कोई बोलेगा कि अरे अच्छा आपने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर लिया है, एम्स से कर लिया है या आईएससी बेंगलोर से कर लिया है, तो आ जाओ हम आपको प्लेसमेंट देंगे। ऐसा ये बिटर ट्रुथ है, पर मैं ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ तो मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि वहां पे भी आपको खुद एफर्ट्स लगाने होंगे। आप खुद पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करोगे या कंपनीज में जाना है, मतलब वो फिर आपको पीएचडी के फाइनल ईयर में क्लैरिटी होती है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। फैकल्टी बनना है तो और भी कई सारे रास्ते होते हैं, जो स्टेट पीसीएस वाले आप एग्जाम्स दे सकते हो जो टाइम टाइम पे निकलते हैं, परमानेंट साइंटिस्ट की वैकेंसीज होती हैं, फैकल्टी की भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, पर उसमें कुछ कुछ और चीजें भी होती हैं। तो थोड़ा लॉन्ग जर्नी है, जैसे जो मेडिकल फील्ड वालों का रहता है कि एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, कंसल्टेंट बने और ये सारी चीजें। तो हम लोगों की फील्ड भी बहुत लॉन्ग है, लाइफ साइंस का मैं बता रही हूँ, अदर फील्ड का मुझे नहीं पता है। तो लॉन्ग जर्नी है। एंड ऑल्सो कई बार ये भी होता है कि आपका पेपर ही नहीं आ रहा है, आप राइट। कितना भी ट्राई कर रहे हो, आप पेपर सबमिट करते हो, तो कई बार ऐसे होता है, मतलब मेरे एक पेपर था जो 22 जर्नल से रिजेक्ट होकर आया था, जो कि बहुत ज्यादा होता है 22 जर्नल से। और हालांकि वो पब्लिश हो गया है अच्छे उसमें, क्योंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी था, तो वो कोई उस टाइम पे कोई हमें जर्नल सही से मिल नहीं पा रहा था। तो ये भी कई बार होता है कि अरे पेपर रिजेक्ट हो गया, तो पेपर रिजेक्ट हुआ है इस चीज का गम नहीं मनाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि पेपर आप जो सबमिट करते हो और जो पब्लिश होके आता है वो ऑलरेडी बहुत टाइम टेकिंग होता है। उसमें क्या होता है कि आपने पेपर सबमिट किया, ठीक है, उसके बाद जर्नल, अब आजकल तो टाइम फिर भी है कि वो जल्दी बता देते हैं। अदरवाइज तो ये रहता है कि कई कई महीने लगा देते, तब बताते हैं कि अरे आगे नहीं जा पाएगा। आजकल एक दो महीने में बता देते हैं कि आगे रिव्यू प्रोसेस में जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद अगर रिव्यू प्रोसेस में जाता है तो मे भी वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा है। तो मायूस नहीं होना है और जर्नल में डालो, क्योंकि जो रिव्यू प्रोसेस में लोग बैठे होते हैं ना वो सेम आपके फील्ड के हों ये जरूरी नहीं होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके फील्ड के। तो कई हम साइंटिस्ट जो बहुत फेमस थे उनका देखा जाए तो नेचर में पेपर रिजेक्ट हो गया, पर आज वो वर्ल्ड के नोन साइंटिस्ट में काउंट होते हैं। तो जर्नल आपका पोटेंशियल डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो पेपर सबमिट करोगे, रिजेक्ट होगा या फिर रिवीजन आएगा, एक दो तीन चार कितनी भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद वो पब्लिश होकर आएगा, एक्सेप्टेंस आते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें ऑनलाइन पब्लिश होकर आता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, किसी का 2 महीने में भी हो जाता है, किसी को 1 साल भी लग जाता है। तो ये कुछ फिक्स नहीं होता है। तो पेपर सबमिट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि टाइम तो लगेगा, तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं। ओके। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो जो पीएचडी की जर्नी है, और आई थिंक जो पीएचडी करके निकलता होगा उसके अंदर पेशेंस और फेलियर, ठीक है, पेशेंस बहुत ज्यादा आ चुका होगा उसके अंदर, और फेलियर को फेस करने की जो हिम्मत है वो पीएचडी की जर्नी उसको दे चुकी होती है आई थिंक। ठीक है, जैसा मैम बता रही है कि 7-8 महीने काम करने के बाद भी अगर रिजल्ट जीरो आया और फिर से हमको वापस रीस्टार्ट होना है, ठीक है, और हर टाइम तो मोटिवेशन काम करता भी नहीं है, ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेट ही होना पड़ता है खुद को, क्योंकि हर टाइम हर कोई हमको कर सके ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैम अभी पोस्ट डॉक करिए कर रही हैं मैम एम्स दिल्ली से। तो मैम ये पीएचडी आईआईटी दिल्ली से पास आउट करने के बाद लोग प्रिफर करते हैं, मतलब ऐसा कि बाहर जाना, ठीक है, कि मेरे को बाहर जाना है पोस्ट डॉक करने के लिए, ऐसा। तो कैसा मतलब सीन था उस टाइम का कि पीएचडी के बाद आपने एम्स में, और कैसे एंट्री हुई आपकी एम्स में? ओके, सो सबसे पहले ये था कि मुझे बाहर जाने का मन तो था, पर मतलब देयर वाज सम कुछ रीजन था जिस वजह से मैं चाह कर भी नहीं जा पाई थी। एंड अभी मेरे पास टाइम है, लेकिन मतलब बहुत सारे रीजंस हैं कि जाना भी चाहिए और नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं लाइफ में।
कुछ क्या होता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो और आप सोचते हो, जो मेरा मानना है कि आप फॉरेन जाते हो, अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं एंड ऑल है, तो आप वापस भी आते हो तो एक अच्छा रहता है आपका पोस्ट डॉक करना। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका फील्ड किस तरीके से है जिसमें आप काम कर रहे हो। तो बाहर भी बस आप 2-3 पोस्ट डॉक कर लेते हो, या तो आप बहुत अर्ली एज में जाके कि भाई बहुत 25-26 में आपने पीएचडी कर लिया, फिर उसके बाद आपने 4-5 साल पोस्ट डॉक कर लिया, फिर आप आओ वापस अगर आईआईटी एनआईटीज में आना चाहते हो, तो यहाँ पे फिर एज क्राइटेरिया होता है हर जगह। आप जो पोस्ट डॉक करने जाते हो, फिर वहां पे आप सिर्फ पोस्ट डॉक कर सकते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल। वहां पे एक अलग चैलेंज होता है कि वहां पे भी फैकल्टी बनने के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं, इंडिया में बनने के लिए भी अलग चैलेंजेस होते हैं। तो मुझे दोनों ही पता थे, एंड ऑल्सो मुझे था कि और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो मैं इंडिया में रह के कर सकती हूँ, जो मैं बाहर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक सोशल पर्सन हूँ। तो बाहर रह के बहुत आइसोलेशन रहा है, मतलब जो मैंने फेस किया था जब मैं बाहर थी। तो देन आई थॉट कि मैं इंडिया में ही रह के कर सकती हूँ, मेडिकल फील्ड मेरा इंटरेस्ट था। तो दैट्स वाई मेरी एम्स में एंट्री हुई थी। एम्स में जो मेरी एंट्री हुई थी वो डेस्टिनी ही बोलूंगी, बिकॉज मैं पीएचडी के टाइम पे, इवन पीएचडी में सिलेक्शन के बाद भी बहुत ट्राई कर रही थी कि मुझे एम्स में एंट्री मिल जाए, लेकिन मेरे फील्ड में सीट ही नहीं आ रही थी, तो मैं वहां पे एंट्रेंस कैसे देती। तो मेरी थीसिस सबमिशन हुआ था मई 2022 में। तो देन उसके बाद मैं वहां पे मतलब मेरी थीसिस सबमिट हो गई थी, 10-12 दिन थे, तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अरे मुझे कुछ काम करने के लिए नहीं, क्योंकि पीएचडी में आप इतना काम करने के आदी हो जाते हो ना आप, तो आपको लगता है कि आप कुछ काम ही नहीं है, 1-2 दिन आप खाली बैठ सकते हो। मतलब सबका अपना अलग अलग होता है, मैं अपना बता रही हूँ। आ, तो एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। तो जो फैकल्टी थे उनको कोई पर्सन चाहिए था जो नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर सकता है, तो ओके। मैं ही अकेली वो कैंडिडेट थी, क्योंकि मैं खाली बैठी हुई थी। और लोग हैं उनको टाइम लगता, 5 दिन, 10 दिन या 14 डेज का नोटिस पीरियड रखते हैं। मेरे पास कोई नोटिस पीरियड वाला सीन कुछ था नहीं। तो सर ने बोला कि जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं इंटरव्यू के दिन उनको बोली कि मैं आज ही ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं तो खाली बैठी हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू ज्वाइन दैट प्रोजेक्ट। तो दैट्स हाउ आई गॉट द एंट्री। सो ये एक था कि एम्स में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। देखो ऑनेस्टली आई वांट टू से कि विद इन एम्स में भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भी लगना चाहते हो, विद इन एम्स में भी बहुत डिफिकल्ट है। तो बाहर से कोई आ रहा है तो उसके लिए तो और ज्यादा चैलेंजिंग है ये चीज की एंट्री मिलना एम्स। ये मेरा मानना है, और मैंने बहुत देखा है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए भी बहुत ट्राई करती हूँ कि ये फॉर्म भर दो, ये वाला प्रोजेक्ट। और इवन यू कैन चेक माय लिंक्डइन प्रोफाइल राइट। में बहुत सारी पोस्ट डालती रहती हूँ। तो सबका मेरे पास क्वेरी आता है कि मैम हमने डाला था, हमें इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आई है ऑनेस्टली, एलिजिबिलिटी होने के बाद भी। तो उसमें लेकिन मैं जस्ट हेल्प हेल्प के पर्पज से ही डालती हूँ, मेरा किसी डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमारा रेफरेंस लगा दो, तो मुझे रहता है ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं उस फैकल्टी से मेरा कोई कनेक्शन है, तो मैं कैसे आपको लगवा सकती हूँ। बस बिल्कुल। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जॉब निकला है। और ऐसा भी नहीं है कि एम्स में 100% ये चीज हो कि कोई आपको लेगा नहीं। कई सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जो सच में एक पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। बस आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली अगर आपका एक अच्छा इमेज बन जाता है कि आप अच्छा काम करते हो, तो वो एक अच्छा, क्योंकि एम्स में कॉल जाता है कि अच्छा ये इस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, मुझे सही लग रहा है पर्सन, तो पर्सन काम करने में कैसा है। तो अगर उसका इमेज अच्छा है कि काम करने में अच्छा है तो चांसेस है, पर अगर कॉल पे फैकल्टी ने बोले कि बंदा काम करने में अच्छा नहीं है, तो फिर तुम्हें नहीं लेने वाले हैं। तो एम्स में विद इन बहुत कॉल्स इधर से उधर होते हैं कि हमें ये पर्सन कैंडिडेट पसंद है, प्रोफाइल पसंद है, सीवी, तो अगर ले हम इसको काम पे जॉब पे रखते हैं तो क्या रहता है। तो आपका अच्छे से काम करना एम्स में बहुत जरूरी है, अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो। ओके। तो मतलब एम्स में एंट्री करने के बाद भी विद इन आप एम्स में ही रहना चाहते हैं और उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको उससे ज्यादा मेहनत आपको वहां पे करनी पड़ेगी।
ठीक है। और जैसा मैं बता दूं कि शायद मैम आपका जून 2022 में एंट्री हो गई थी एम्स में, और करंट मतलब 3 से 4 साल मैम को हो चुके हैं एम्स दिल्ली में, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं मैम सोशल वर्कर भी हैं। ठीक है। मैम ने पढ़ाया भी है उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई को। ठीक है। और मैं आपको मैम अगर अलाउ करेगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सकता हूँ मैम का। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल का। तो आप वहां पे जाके मैम को फॉलो कर बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। और देख सकते हैं मैम, मैं भी देखता हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट मैम करती रहती हैं, और ये एक तरीके का सोशल वर्क ही है। ठीक है, वो खुद के लिए तो नहीं कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद तो वही है ही। ठीक है। तो इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा रेफरेंस वाली जो चीज होती है। ठीक है, बट ये जो काम कर रहे हैं वो भी हर कोई नहीं करता है, क्योंकि इसमें उनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है। और जैसा कि ट्रू मैम ट्रू। के पास टाइम बहुत कम रहता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैम को। ठीक है। और मैम के पास टाइम बहुत कम रहता है, फिर भी मैम ने एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इनके पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है बायोलॉजी के फील्ड में। ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो एमएससी इन्होंने की है, और देन पोस्ट डॉक कर रही हैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, वर्क कर रही हैं एम्स दिल्ली में। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो करियर को लेके, ठीक है, आप चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे आप 11वीं 12वीं नीट स्टूडेंट है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, या चाहे आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इतने सारे फील्ड का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है डॉक्टर स्वाति मैम के पास। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। और जब भी मैम को टाइम होगा, मैम जरूर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई करेगी। ठीक है। और लास्ट में मैम थैंक यू सो मच। ठीक है। और बहुत लंबी जर्नी वेलकम। मैम की है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैम ने फेस करी हैं। ठीक है। तो कभी भी घबराए नहीं। ठीक है। आई थिंक मैं अगर मैम की जर्नी से कंक्लूड करना चाहूँ, तो डेस्टिनी, कभी मैम एम्स में जाना चाहती थी तो आज वो एम्स में है। ठीक है। तो डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है ये आपको भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम। ओके। थैंक यू मधुर। ऑल द बेस्ट, एंड आगे कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज बताना, स्टूडेंट से रिलेटेड आई एम ऑलवेज देयर। ओके।